चलिए, गुड मॉर्निंग सब लोगों को। गुड मॉर्निंग। गड़बड़ा गया था अचानक से, कभी कभी हो जाता है गड़बड़। देखिए, इससे पहले की क्लास में हम आपको मुस्लिम लीग के बारे में बताए थे और आपको बहुत सारा चीज़ें के बारे में बताए थे, स्पेशली जिन्ना के बारे में। जिन्ना के पिताजी जो थे वो जीना भाई ठक्कर, और उनकी माता का नाम था, माता का नाम बताया था आप लोग, बताइए। मीठी बाई। दादा का नाम, दादा का नाम था पूंजा भाई। दादा का नाम था पूंजा भाई। ये मटेरियल में नहीं लिखा है, आप लोग को इसे पता रहना चाहिए, क्योंकि ना आजकल जानते हैं जिसको मनु ससुरा इतिहास पढ़ाने लग रहा है ना, तो कहीं देखिएगा तो इतिहास पे बहस होने लगता है कि गांधी ने ये किया, गांधी ने हो गया। अरे ससुर तुरई, तू गांधी को जानता है? यहाँ गांधी को पढ़ाने में हिस्ट्री का एक पूरा एक खंड है गांधी युग। आई 5 मिनट में बैठ के गांधी जी के लेक्चर देगा सब, तो ऐसा नहीं तो होता है सब। तो इन लोगों के लिए थोड़ा सा ये चीज़ों का आपका पता होना जरूरी होता है। अब हम आगे आते हैं, मुस्लिम लीग के बारे में जो क्वेश्चन पूछता है वो सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, ये सबको पता होना चाहिए। फटाफट बोलना चालू कीजिए। मुस्लिम लीग, ये अब हिस्ट्री का ना मेन हिस्सा खत्म ही हो गया। अब हिस्ट्री में अब मॉडर्न हिस्ट्री बचेगा, और वायसराय और कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ कहाँ हुआ, तो ये सब चीज़ें जो मतलब एक जगह इकट्ठा करके पढ़ने वाली चीज़। हम 1945 तक पहुँच गए हैं और 47 में देश को क्या कर देना है, आज़ाद करा देना है यहाँ पर। तो मॉडर्न हिस्ट्री आपका लगभग खत्म हो चुका है, समझिए। तो अब हम लोग को घुसना है वर्ल्ड हिस्ट्री में। देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? ढाका में। कहाँ हुई थी? ढाका में। आगा खान एवं सलीमुल्ला खान, आगा खान एवं सलीमुल्ला खान। इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, याद रखिएगा। यहाँ लड़का गलती क्या कर देता है ना, याद कीजिए आप। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने घोषणा किया था कि वो तुर्की का विभाजन नहीं करेंगे, लेकिन उन चोटों ने तुर्की का विभाजन कर दिया, जिसके वजह से पूरे भारत में उसका विरोध हुआ था। भारत में विरोध हुआ था तो उसका हुआ था विरोध की स्टार्टिंग खिलाफत आंदोलन से हुआ था, जिसका नेतृत्व शौकत अली तथा मोहम्मद अली ने किया था। मोहम्मद अली तथा शौकत अली, तो उनका नाम था अली बंधु, यहाँ है खान बंधु, आगा खान एवं सलीमुल्ला खान। तो ये दोनों ने कर दिया कहाँ पे? ढाका में। और यहाँ के वायसराय कौन थे इस समय? मिंटो द्वितीय, मिंटो सेकेंड, मिंटो द्वितीय थे। वायसराय कौन थे? मिंटो द्वितीय। वायसराय का नाम मिंटो द्वितीय था। भारत में सांप्रदायिकता का जनक मिंटो द्वितीय को कहा जाता है। इसकी मुस्लिम लीग की सबसे पहली जो जीत कही जा सकती है 1909 का पृथक क्षेत्र। आपको याद कीजिए, ये सब चीज बहुत जरूरी है। पृथक निर्वाचन, पृथक निर्वाचन, फटाफट। अब ये आप समझाएंगे नहीं, आप फटाफट आगे बढ़ेंगे। उसके बाद 1916 में लखनऊ में समझौता हो गया। क्या हुआ? लखनऊ समझौता हो गया। समझौता, लखनऊ समझौता हो गया। लखनऊ समझौता के बाद इसके पृथक निर्वाचन क्षेत्र को कांग्रेस ने मान लिया। लखनऊ समझौते के तहत इसके पृथक निर्वाचन को कांग्रेस ने क्या कर लिया था? मान लिया था। और भी देखिए, मुस्लिम लीग ने और सारा काम किया था। खिलाफत आंदोलन भी मुस्लिम लीग ने किया था, लेकिन कांग्रेस का खिलाफत आंदोलन ज्यादा सफल हुआ था। 1928 में जिन्ना ने क्या दिया था? जिन्ना फार्मूला, 14 सूत्री जिन्ना फार्मूला, जिन्ना फार्मूला, 14 सूत्री जिन्ना फार्मूला। और भी आगे बताते हैं हम आपको। 1937 का क्या हुआ था? प्रांतीय चुनाव, प्रांतीय चुनाव, प्रांतीय चुनाव हुआ था। प्रांतीय चुनाव में किसकी जीत हुई थी? कितने लोग बता सकते हैं? प्रांतीय चुनाव में सबसे सर्वाधिक जीत किसकी हुई थी? 8 राज्यों में किसकी सरकार बन गई थी? प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस की सरकार बन गई थी। तो जिस वजह से मुस्लिम लीग को क्या हो गया था? बहुत घाटा लग गया था। 22 दिसंबर 1939 द्वितीय विश्व युद्ध में बिना भारतीयों से पूछे शामिल कर लिया गया भारतीय सैनिकों के 3 लाख सैनिकों को, जिस वजह से कांग्रेस ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया था, जिसलिए उन्होंने मनाया मुक्ति दिवस, मुक्ति दिवस, मुक्ति दिवस। इसके बाद याद कीजिए आप लोग, मुक्ति दिवस को मनाया गया था। मुक्ति दिवस मनाने के बाद आया था वेवेल योजना 1940। वेवेल योजना में उसने पाकिस्तान की, ये हो गया 1939। 1940 का याद कीजिए, लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन,
लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन किसका? कांग्रेस का अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन किसका? लीग का, मुस्लिम लीग का। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? जिन्ना। इसने क्या मांगा था? पृथक निर्वाचन, पृथक देश, पृथक पाकिस्तान की मांग किया था। और इसी मांग को उसने पहली बार कहां बोला था? वेवेल योजना में। वेवेल योजना, वेवेल योजना 1940, इसे अगस्त प्रस्ताव भी कहते हैं। इसमें उसने एक स्वतंत्र देश की मांग कही थी, स्वतंत्र देश की मांग की थी, लेकिन यह उतना गंभीरता से नहीं उठाया गया था। उसके बाद शिमला समझौता हुआ, शिमला सम्मेलन, शिमला सम्मेलन 1945, शिमला सम्मेलन। इसमें उसने कहा दिया कि 6 जो मुस्लिम आएंगे वो कांग्रेस से नहीं आ सकते हैं, जो भी मुस्लिम आएंगे वो हमारे ओर से आएंगे। उसके बाद से आज़ादी के 1 साल पहले 16 अगस्त 1946 को इसने मंगा दिया प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, कार्यवाही दिवस, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन के तहत सबसे बड़ा दंगा कहाँ हुआ था? डायरेक्ट एक्शन के तहत सबसे बड़ा दंगा बंगाल के नोआखली में हुआ था। ये पूरा डेट आपको टाइमलाइन के हिसाब से याद रहना चाहिए, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? तो टाइमलाइन का थोड़ा ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहीं से आते हैं सब, और इसी सब से क्वेश्चन से थोड़ा थोड़ा चीज़ों से आदमी फिसल जाता है। पाकिस्तान शब्द का जो आविष्कार किया था, उस शब्द का खोज किया था किसने? चौधरी रहमत अली ने। पाकिस्तान की सबसे पहले द्विराष्ट्र की कल्पना, 2 राष्ट्र होना चाहिए, ये आइडिया, ये थेसिस, ये आइडिया, ये दिमाग, ये किसके दिमाग की उपज थी? अल्लामा इकबाल का। और मांग सबसे पहले किसने कर दिया? जिन्ना ने। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। कब? 1940 में कर दिया था, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। और ये 2 डेट याद रखिएगा, ये डेट बहुत जरूरी है, क्योंकि मुस्लिम लीग ने यही तो 2 ठो काम किया है, मुस्लिम लीग ने तो यही 2 काम किया, ये भी याद रखिएगा। लाहौर अधिवेशन इतनी सा है तो मैं सोचना कौन चीज की हाइयो याद रखिएगा, हुई याद करिएगा। अब हम लोग देखते हैं सुभाष चंद्र 1946 आ चुका है, अभी तक देश आजाद नहीं हुआ है, हम जानबूझ के रोके हुए 1 साल पहले ही, सबको निपटा दे। उसके बाद एक के बार ले जाएंगे कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन 1946 में आएगा, कैबिनेट मिशन आएगा 1946 में, और उसके बाद देश को क्या करा देना है? आज़ाद करा देना है। बहुत पास आ गए हम लोग आज़ादी के। तो चलिए थोड़ा हम लोग देख लेते हैं सुभाष बाबू को। किसे देखते हैं? सुभाष बाबू, सुभाष चंद्र बोस। पढ़ाने से पहले ऐसे व्यक्ति को सल्यूट, सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस बहुत बहुत ही विद्वान व्यक्ति, बहुत साहस पराक्रम से भरे हुए, लेकिन वो थे सॉफ्ट नरम दल के, गरम दल के। देखिए उग्र एक होता, उग्र गरम मारता ऐसे करते, लेकिन वो थे बहुत ही दूरदर्शी, बहुत दूरदर्शी और गरम दल के। वो बातों से ज्यादा संगठन पर विश्वास करते थे। उनका कहना था कि हम चाहेंगे तो हम कहीं बम मार सकते हैं, हम चाहे तो हम कहीं अंग्रेजों से लड़ सकते हैं। लेकिन सुभाष बाबू का कहना था, सुभाष एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, इनका जन्म कहाँ हुआ था? 23 जनवरी 1897 में हुआ था, कटक में। 1897 में कटक में, 1897 उड़ीसा के कटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? कटक में हुआ था। इनके गुरुजी का नाम था CR दास, CR दास, याद कीजिए CR दास। स्वराज दल की स्थापना में किसका योगदान? CR दास तथा मोतीलाल नेहरू। इनके गुरुजी का नाम क्या था? CR दास था। सुभाष चंद्र बोस पढ़ने में बहुत बेहतरीन थे। जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जा रहा था, तो उस भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो 1920 में चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन। इस समय उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस ICS की परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया। इंडियन सिविल सर्विस, उस समय सिविल सर्विस नहीं होता था, सिविल सर्विस की जगह होता था इंडियन सिविल सर्विस, अंग्रेजी से कंडक्ट कराते थे 1920 में। अच्छा, उस समय तक इसका सेंटर ना लंदन में हुआ करता था, इंग्लैंड जाके एग्जाम देना होता था। 1922 के बाद तो यहाँ हुआ था, चौरी चौरा हत्याकांड के बाद इलाहाबाद में सेंटर डाला गया था, नहीं तो उसके पहले तो ये लोग बहुत बड़ा इसका सेंटर था। ठीक है, आगे बढ़ जाए। किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो ये 1920 में इन्होंने ICS की परीक्षा निकाली और 1921 में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। क्योंकि जब महात्मा गांधी 1920 में, याद कीजिए 1920 में जब महात्मा गांधी ने
क्या किया था, असहयोग आंदोलन चालू किया था। तो उसमें एक चीज बोला था महात्मा गांधी ने कि भारतीयों को अंग्रेज का सहयोग नहीं करना चाहिए, वकीलों को न्यायालय छोड़ देना चाहिए, वकीलों को न्यायालय छोड़ देना चाहिए, शिक्षक तथा विद्यार्थियों को अंग्रेजों का विद्यालय छोड़ देना चाहिए, हमें अंग्रेजी वस्त्रों को खरीदना छोड़ देना चाहिए। तो असहयोग की भावना पूरे देश में महात्मा गांधी ने भर दिया था। और यह बात सुभाष बाबू के इतना दिमाग में छाप गया कि उन्होंने उस समय की सबसे बड़ी परीक्षा, आज भी यूपीएससी सबसे बड़ी परीक्षा, उस परीक्षा को निकालने के बाद क्या कर दिया, त्यागपत्र दे दिया। परीक्षा निकालने के बाद क्या कर दिया, त्यागपत्र दे दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो महात्मा गांधी ने तो, सुभाष चंद्र बोस ने क्या कर दिया, त्यागपत्र दे दिया। और अगले साल महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन ने वापस ले लिया। सोचिए 21 महीनों ने त्यागपत्र दे दिया, 22 में महात्मा चौरी चौरा हत्याकांड हुआ। अब महात्मा गांधी ने कह दिया कि असहयोग आंदोलन हम वापस लेते हैं। अब भाई सुभाष बाबू तो परेशान हो गए, यार फंसा दिया हमको महात्मा गांधी ने। तो सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा था कि जब जनता का उत्साह अपने 7वें आसमान पर था तो महात्मा गांधी ने आंदोलन क्यों स्थगित किया, ये मेरे पल्ले ही नहीं पड़ा। हालांकि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि कश्मीर के किसी गांव में अपराध होगा तो कन्याकुमारी के किसी गांव को उसकी सजा नहीं दी जानी चाहिए। तो ये बात सब थी। अब सुभाष चंद्र बोस करे क्या करे यहाँ पर, लेकिन धीरे धीरे सुभाष चंद्र बोस राजनीतिक में आए और इनका ज्यादा मानना था कि इन्हें करना क्या चीज है। तो सुभाष चंद्र बोस का ज्यादातर ध्यान संगठन बनाने पर था। इसी क्रम में 1938 में और 39 में दो घटनाएं होती हैं। 1938 में और 39 में ध्यान से समझिएगा। 1938 में एक हरिपुरा सम्मेलन होता है, हरिपुरा अधिवेशन। किसका भैया? कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन। कहां पर है अधिवेशन? ये गुजरात में है। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? सुभाष बाबू करते हैं। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस कर देते हैं। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने युवाओं को काफी प्रेरित किया अंग्रेजों के खिलाफ आने के लिए। महात्मा गांधी को इस बात का डर था कि अगर कांग्रेस भी गर्म दल या ऐसा संगठन प्रतीत होने लगेगा अंग्रेजों को तो ये बहुत जल्दी कांग्रेस को प्रतिबंधित कर देंगे। और कांग्रेस को प्रतिबंधित करने के बाद ये लोग क्या कर देंगे भाई, अब जैसे सरकार के खिलाफ हम क्या, कल को सरकार का ही खान सर का कोचिंग पे पुलिस उतार देगी, 10 को कह देगी क्लास नहीं चलेगा, तो फिर बहुत ज्यादा देर तक आप नहीं लड़ सकते हैं गवर्नमेंट से। हालांकि हमारे देश में तो संविधान है ना, पुलिस उतारिएगा, पुलिस के ऊपर कोर्ट है, लेकिन उस समय तो संविधान नहीं था। तो महात्मा गांधी को इस बात का डर था कि सुभाष बाबू सब ठीक है, लेकिन ये जिस आंदोलन पे ले जाना चाहते हैं उस आंदोलन में गरम दल है और सारे लोग गरम दल में नहीं आ सकते। और गरम दल की खराबी क्या है, बहुत देर तक सस्टेन नहीं हो पाता है गरम दल। इसलिए महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बाबू में क्या हुआ, थोड़ा सा समझौता हुआ। कहा कि भाई सुभाष बाबू ये आप क्या कर रहे हैं महाराज, ये तो बहुत गड़बड़ चीज है ये तो आप पूरा कांग्रेस के लोगों को गरम दल में बना देंगे। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि देखिए गांधी जी बापू, ये होना भी चाहिए, अंग्रेजों को ऐसे प्यार से बतियाएंगे तो इस ससुरे आज़ादी नहीं देंगे सब। महात्मा गांधी कहें आज़ादी तो गड़बड़ हो जाएगा, आंदोलन खत्म हो जाएगा, यहाँ पे कांग्रेस पे प्रतिबंध लग सकता है। तब तक हो गया और गड़बड़। 1939 में त्रिपुरी में एक सम्मेलन हुआ, त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। त्रिपुरी अधिवेशन त्रिपुरी मध्य प्रदेश में, त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में भी सुभाष चंद्र बोस खड़े हो गए कि भैया हमको जिताइए लोग, हमको जिताइए लोग। सुभाष चंद्र बोस खड़े हो गए, सुभाष चंद्र बोस खड़े हो गए। अब बताइए, महात्मा गांधी कहे कि रे भैया ये कांग्रेस पे प्रतिबंध लग जाएगा, कांग्रेस पे क्या लग जाएगा प्रतिबंध। और सुभाष चंद्र बोस बहुत भड़काऊ भाषण देते थे। हम लोग के लिए तो बहुत अच्छा था, बस अंग्रेजों के लिए क्या था, वो भाषण भड़काऊ था। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अब जैसे स्टूडेंट का मुद्दा हो, स्टूडेंट का क्या हो मुद्दा हो, और स्टूडेंट किसी चीज पे आंदोलन कर रहे हो और हमरा दे दीजिए नेतृत्व करने के लिए, तो हम बढ़िया बढ़िया बात बोलेंगे। सरकार के लिए तो हम कभी बढ़िया बात ना बोले, आप लोग के लिए बढ़िया बात बोलेंगे। और स्टूडेंट लोगों की भी एक खराबी क्या हो गई है, आजकल स्टूडेंट कहीं प्रोटेस्ट में जा रहा है या कहीं जा रहा है तो किसी को भी शामिल कर ले रहा है अपने प्रोटेस्ट में। कुछ ऐसे नेता हैं, अगर आप उन्हें अपने प्रोटेस्ट में लाएंगे तो कोई टीचर आपके साथ नहीं जाएगा। अब स्टूडेंट उसके बाद कहेंगे कि हम क्या करें, ये हुआ वो हुआ। अब स्टूडेंट लोग को भी समझ में नहीं आता है कि वो उन्हें इम्प्लांट किया गया है ताकि आपका आंदोलन को खराब किया जा सके। आंदोलन रोकने का ये बहुत अच्छा तरीका होता है। ठीक है, चलिए देखिए
सुभाष चंद्र बोस। तो इलेक्शन में कौन खड़ा हो गया? सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी कहे कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस को नहीं। आप लोग एक काम कीजिए, पट्टाभी सिद्धारमैया को वोट दीजिए। पट्टाभी सिद्धारमैया, साउथ वाले लोगों का नाम बहुत बड़ा होता है, ध्यान दीजिएगा। पट्टाभी सिद्धारमैया को महात्मा गांधी ने कहा कि अरे भाई सुभाष चंद्र बोस जीत जाएगा तो भड़काऊ भाषण दे देगा, हमारे संस्था के ऊपर प्रतिबंध लग जाएगा, यही एगो संगठन है जिसपे हम लोग क्या किए, इतना दिन से आश्रित है, कांग्रेस से बंद हो जाएगा तो हम लोग जाएंगे कहाँ। एक काम कीजिए, सुभाष बाबू को वोट न देके आप पट्टाभी सिद्धारमैया को वोट दीजिए, समझ जाइए कि यही गांधी है। महात्मा गांधी एड़ी चोटी लगा दी है सुभाष चंद्र बोस को हराने के लिए। अगर कोई किसी को हरा रहा है तो इतिहास में ये मत देखिएगा कि उससे दुश्मनी है, क्योंकि राजनीति का ये हिस्सा होता है। आप देखिएगा सरकार में भी सांसद विधायक एक दूसरे को उल्टा सीधा खूब बोलते हैं सब। आप न्यूज चैनल पे भले देखिएगा एक नेता उस नेता से लड़ रहा है, लेकिन कभी आप इन नेताओं को फ्लाइट में देखिएगा, कभी इन नेताओं को अगर होटल में खाते देखिएगा, रेस्टोरेंट में, तो ऐसे खाएंगे से जैसे लगेगा परिवार के हिस्सा है सब। तो जनता के आगे दिखाने का मैटर होता है, बट पीछे एकदम नॉर्मल से चीजें होती है। कई बार तो हम किसी टीचर को भी देख लिए नेता की तरह लड़ते, वो उसकी बुराई कर रहा है, वो उसकी बुराई कर रहा है, हम कहते हैं भैया ये सब काय को कर रहे हो। तो ये ऐसा नहीं था कि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस में कोई दुश्मनी थी, लेकिन सुभाष बाबू की आइडियोलॉजी अलग थी, प्रतिबंध हो सकता था उस पर। तो महात्मा गांधी का कहना था देखिए सुभाष बाबू, अगर आपको ये सब मारधार करना है तो एक अपना संगठन बना लीजिए, उसमें प्रतिबंधों लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं, इतनी पुरानी संगठन है और इसकी जड़ें एकदम गांव-गांव तक फैली हुई हैं कांग्रेस की, अब बंद हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। महात्मा गांधी एड़ी चोटी लगा दी है, किसको जिताने के लिए? पट्टाभी सिद्धारमैया को। अब सब लोग डर गए, कहे कि कितने लोग हैं हाथ उठाइए, तो सुभाष बाबू की ओर से कोई हाथ में नहीं उठा रहा था, पट्टाभी सिद्धारमैया की ओर से कोई नहीं हाथ उठा रहा था। कहा कि भैया पट्टाभी सिद्धारमैया की ओर से हाथ उठाएंगे तो सुभाष बाबू घुसी आ जाएंगे, सुभाष बाबू की ओर से उठाइएगा तो गांधी जी घुसी आ जाएंगे। अब क्या हो? कहा गया ठीक है गुप्त मतदान होगा। क्या होगा? गुप्त मतदान। तो इनके लिए व्यवस्था किया गया था गुप्त मतदान का। किसका मतदान? गुप्त मतदान। तो गुप्त मतदान में सुभाष बाबू जीत गए। पर्ची रख के डाल लीजिए, जैसे वोट कैसे डाला जाता है, सुभाष बाबू जीत गए। अब महात्मा गांधी और सुभाष बाबू में हो गया वैचारिक मतभेद। महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस को कहने लगे कि आप संगठन से छोड़ दीजिए, पट्टाभी सिद्धारमैया को बनाने दीजिए। सुभाष बाबू को समझने में थोड़ा टाइम लगा। 2 महीने बाद सुभाष बाबू ने कहा कि गांधी जी बापू आप सही कह रहे हैं, यदि मैं तो भाई गरम दल वाला हूँ, अपने को बदल नहीं सकता हूँ, और हमारे वजह से भड़काऊ भाषण देंगे तो प्रतिबंध लग जाएगा। तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया। क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया। पद जीतने के बाद भी क्या हो गया? त्याग दे दिया, कहा कि हम नहीं लेंगे। अब महात्मा गांधी ने पट्टाभी सिद्धारमैया से कहा अरे आज खाली हो गया, सीट खाली हो गया। तो पट्टाभी सिद्धारमैया महाराज खाली हो गया, हम हारे हैं फिर बैठाएंगे, हमारा कोई इज्जत है कि नहीं है? महात्मा गांधी करे यार आंदोलन चल रहा है तो इज्जत की परवाह है, देश का इज्जत ना दिख रहा है। तो ये नहीं आए, क्योंकि इनको लगा कि नहीं मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो इस खाली जगह को भरने के लिए राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। किसे दिया गया? राजेंद्र प्रसाद। किसे दिया गया था? राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। किसे दिया गया? राजेंद्र प्रसाद को। तो जब राजेंद्र प्रसाद को यहाँ दिया गया इसमें, तब बाद में आगे जाके चीजें चली। हालांकि पट्टाभी सिद्धारमैया बहुत जानकार व्यक्ति थे। कांग्रेस का पूरा आधिकारिक इतिहास जिसने लिखा है वो पट्टाभी सिद्धारमैया है। तो अब यहाँ अध्यक्षता कर लिया कौन? राजेंद्र प्रसाद। और महात्मा गांधी को जिस बात का डर था वही हुआ। देखिए सुभाष बाबू ने आगे जाकर खोल लिया अपना फॉरवर्ड ब्लॉक। 39 में इन्होंने क्या दिया? त्यागपत्र दिया, और इन्होंने खोल लिया, स्थापना कर दिया फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक किसकी स्थापना कर दिया? फॉरवर्ड ब्लॉक। और 19 एक अपना संगठन बना दिया, अपना संगठन बनाया। जैसे कांग्रेस एक संगठन है वैसे ही एक पार्टी बना दिया फॉरवर्ड ब्लॉक। इसमें सब गर्म खून वाले आएंगे। और 1940 में भड़काऊ भाषण दे दिया। क्या दे दिया? भड़काऊ भाषण। भड़काऊ भाषण दे दिया। इस भड़काऊ भाषण के कारण इन्हें जेल हो गया। इस भड़काऊ भाषण के कारण इन्हें क्या हो गया? जेल हो गया। अब जरा बताओ, जो लोग ये कहते हैं कि गांधी जी में दुश्मनी था, यही भड़काऊ भाषणवा अगर वो कांग्रेस के मंच से दिए रहते हैं तो किस पर प्रतिबंध लगता? कांग्रेस पर। आप अब एक बात बताइए, कोई ऐसा संगठन है जो जिसकी बुनियाद ही रखी गई है नरम दल पे,
जिसका सबसे बड़ा नेता ही नरम दल का है, उसमें से आप कितने लड़ने वालों को निकालेंगे? गरम दल वाले कितनों को निकालेंगे? बहुत कम निकलेंगे। अब आप हमारे क्लास में आकर सोचिएगा कि यहाँ पर साहित्य पढ़ने वाले कितने लोग हैं, तो हमारे क्लास में साहित्य पढ़ने वाले आपको कितना मिलेगा? बहुत ही कम मिलेगा। किसको साहित्य नोवेल पढ़ने का फुर्सत है? अभी हम लोग के क्लास में इतना कंपटीशन टफ हो गया, बहुत कम मिलेगा। तो उसके लोगों को हम लोग क्या सलाह देंगे? भैया आप अपनी संस्था खोल लीजिए, उसमें खूब पढ़ा के साहित्य पढ़ाइए। तो महात्मा गांधी, सुभाष बाबू को क्या हो गया? जेल हो गया। सुभाष बाबू क्या किए? दाढ़ी बढ़ाएं, और दाढ़ी बढ़ाने के बाद उन्हें उर्दू की बहुत अच्छी नॉलेज थी। उर्दू एक भाषा है, देखिए कोई भाषा किसी की नहीं होती है, ना ही कोई धार्मिक ग्रंथ किसी का होता है। गीता कुरान पढ़ने वालों के लिए चाहे जो पढ़े, वो हमारी सोच है कि हमने गीता हिंदू के लिए सीमित रख दिया, कुरान मुसलमानों के लिए। सब पढ़ना चाहिए सबको। गीता में कहीं नहीं लिखा है कि हमें पढ़ने वाला हिंदू होना चाहिए, कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि हमारे पढ़ने वाला मुसलमान होना चाहिए। आपसी मेल मिलाप से रहना चाहिए लोगों को। उसी तरह भाषा संस्कृत है, हिंदी भाषा है, उर्दू भाषा है, जिसको बोलना है बोले। यहाँ पर भाषा और किताबों से किसी को सीमित नहीं रखना चाहिए। जबकि अगर ये सारे लोग पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपस में जो दूरियां हैं वो और कम हो सके, क्योंकि एक दूसरे को अच्छे से समझेंगे। तो सुभाष बाबू को उर्दू का नॉलेज बहुत ज़्यादा था, उर्दू बहुत अच्छा से जानते थे। उन्होंने हल्की सी दाढ़ी बनाई और हट्टे कट्टे बहुत ज़्यादा थे। अब अफगानिस्तान के लोग पहाड़ी एरिया के होते हैं, वहाँ पे ड्राई फ्रूट वगैरह ज़्यादा होता है, उसका जलवायु ऐसा है कि लोग बहुत हट्टे कट्टे होते हैं। तो अफगानी भाषा, अफगानी पठान का रूप लेके बंगाल से भाग गए। बंगाल में इनको कैद किया गया था। तो ये दाढ़ी बढ़ाएं, टोपी पहने, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आप सभी पर खुदा की नेमत नाजिल हो, ऐसे करके दो चार गो उर्दू वाला वर्ड फेंक के अंग्रेजों के पास से निकल गए। अंग्रेजों को लगा कि भाई अफगानिस्तान से कोई पठान आया है। अफगानिस्तान में पठान का रूप लेके चल गए। अफगानिस्तान में कलकत्ता से लेके निकल गए, कहां पर? अफगानिस्तान में भाग गए। और ज्यादा देर नहीं, 1941 में भाग गए। किसका रूप बनाकर? पठान का रूप बनाकर। बबुआ मेरे, बाबू लोग इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, सब लोग इधर ध्यान दो। बबुआ एक बात याद करो तो जरा, ये पठान ये पकड़े गए कब? 1940 में भड़काऊ भाषण के आरोप में, और 1941 में ये क्या हो गए? भाग गए पठान का रूप बना के। 1665 याद है पुरंदर की संधि? 1665 याद है पुरंदर की संधि? शिवाजी को गिरफ्तार किया गया था 1966 में जयपुरी महल में, याद आया कुछ? और शिवाजी ने दाढ़ी बूझ बनाया और फलों की टोकरी में बैठ के एक गरीब असहाय का शकल बना के अब भाग गए महल से। याद आया कुछ? याद आया? तो इतिहास से पढ़ो। शिवाजी ने भी औरंगजेब से भागने के लिए यही काम किया था। दाढ़ी मूछ बढ़ा लिया, असहाय के रूप में दीनदयाल का रूप धारण कर लिया, महल में किसी का ध्यान नहीं किया, फलों की टोकरी से निकल के भाग गए। और भागने के बाद रुके नहीं, जाके सूरत को दोबारा लूट लिया उन्होंने। सुभाष बाबू ने भी वही किया था। सुभाष बाबू ने भी वही किया। इतिहास पढ़े लिखे लोग थे, आप इतिहास से कुछ सीखिए। इतिहास पे लड़ना नहीं चाहिए। इतिहास पे लड़ के क्या करेंगे? चेंज होगा, लेकिन हाँ उससे कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। सुभाष बाबू पठान का शकल बनाए, 1941 में भाग गए। और कहाँ गए? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के लोगों का समर्थन लिया और अफगानिस्तान से ये चले गए, ये जर्मनी चले गए। कहाँ चले गए? जर्मनी। और जर्मनी में जाके हिटलर से मिले। जर्मनी में जाके किससे मिले? हिटलर से मिले। हिटलर इन्हें मिलने का मौका दिया, क्योंकि हिटलर भी ब्रिटेन से लड़ रहा था और सुभाष बाबू भी ब्रिटेन से लड़ रहे थे। तो जब हम दो आदमी एक ही से लड़ते हैं तो हमारा अंदर एक वैचारिक रिश्ता ऐसे ही आ जाता है। तो हिटलर, एडोल्फ हिटलर और सुभाष बाबू, सुभाष चंद्र बोस, ये दोनों का एक कॉमन दुश्मन था। इनका भी दुश्मन था ब्रिटेन। ब्रिटेन दोनों का क्या था? कॉमन दुश्मन था ब्रिटेन। ये भी ब्रिटेन को मार रहे थे, ये भी ब्रिटेन से लड़ना चाह रहे थे। तो दोनों के बीच में एक वैचारिक संबंध बन गया यहाँ पर हिटलर के प्रति। अब बात ये आती है कि जर्मनी हिटलर के पास गए क्यों थे? क्या करने के लिए हिटलर के पास चले गए थे? तो हुआ क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध जैसे शुरू हुआ था, तो कुछ याद कीजिए आप लोग। द्वितीय विश्व युद्ध जब चालू हुआ था तो कुछ याद है? अरे भैया विश्व का नक्शा चाहिए हमको।
वेयर इज वर्ल्ड मैप, देयर इज वर्ल्ड मैप। इसको काट देते, इसको काट देते हैं, जापान को रहने देते हैं। ये रहा। चलिए सुभाष बाबू को देखते हैं। यहां देखिए बाबू, ऐसे इतना में समझिए, ये भारत है, ठीक है। सुभाष बाबू को कलकत्ता में गिरफ्तार किया गया, पठान का शकल बना के कहां भाग गए, जर्मनी चले गए, ठीक है। कहां चले गए, जर्मनी। जर्मनी में इन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस ने कि हमें हिटलर से मिलना है, हम भारत से आए हैं, ब्रिटेन हमको खोज रहा है। हिटलर के स्टाफ सब ने कहा ठीक है बैठिए बैठिए। आके एक आदमी हाथ मिलाया, हेलो सुभाष बाबू, आई एम हिटलर। सुभाष चंद्र बोस ने कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं किया, कहा ठीक है बैठो बैठो, यहाँ हिटलर है आप। हिटलर का सहम शकल आया था, उसका तो वैल्यू नहीं दिए। फिर एक आदमी आया हिटलर, हिटलर का शकल लेके टिम टाम टहला तोला। सुभाष बाबू का दूर तू हिटलर नहीं है, चल गया। आधा घंटा बाद हिटलर ओरिजिनल आया, कहा यार सुभाष बाबू आप पहचाने कैसे हमको। सुभाष बाबू ने कहा था कि कौन हीरा असली है और कौन हीरा नकली है, ये जौहरी यानी सोनार को बहुत अच्छे से पता होता है, इसलिए हमें सिखाना नहीं पड़ेगा। हिटलर पहले ही मुलाकात में हो गया, यार ये इंडिया वाले सब बड़ी खतरनाक होता है, तो यार बड़ा खतरनाक बात बोलता है। तब हिटलर ने कहा था अब पता चलता है आप पर क्यों भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा था। सुभाष बाबू बहुत बेहतरीन थे, बहुत बेहतरीन। सुभाष चंद्र बोस ने, हिटलर ने कहा अच्छा बताइए आप, हम आपकी किस तरह से मदद कर सकते हैं। तो कहा कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ससुरा से मदद मांगेंगे ना तो इसको लगेगा कि ये बहुत ऊंचा आदमी है। कहा कि सर मदद नहीं चाहिए, आप भी चाहते हैं कि ब्रिटेन हारे, हम भी चाहते हैं कि ब्रिटेन हारे। आप यहां से मार रहे हैं ब्रिटेन को, हम हिंदुस्तान वाले यहां मारेंगे। लेकिन क्या हुआ है कि 1939 में इन्होंने बिना हमसे पूछे हमारे 3 लाख सैनिक उठा के ले आए हैं यहां पर, और आपने इन 3 लाख सैनिकों में से अधिकांश सैनिकों को पकड़ लिया है। 3 लाख सैनिकों को, याद कीजिए 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरुआत होते हुए ब्रिटेन ने यह लिखित में घोषणा कर दिया कि भारत के 3 लाख सैनिक ब्रिटेन की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ेंगे। यही रीजन था कि 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया। वो अलग बात है कि जिन्ना ने इसको खुशी के रूप में मनाया था, बट ये देश के लोगों का समर्पण था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि बिना हमसे परमिशन लाया गया था उन सैनिकों को, और वो सैनिक मजबूरी में लड़ रहे हैं, इन सैनिकों को हमें दे दीजिए, हम इन्हें, आपने जो बंधक बनाया है हम इन्हें दे दीजिए, हम इन्हें लेके जाएंगे भारत में वापस, इन्हें लेके जाएंगे भारत में वापस, और यहां अंग्रेजों से लड़ेंगे, हम इन्हें वापस ले जाएंगे। तो हिटलर ने कहा कि अरे भाई साहब, अगर हम इन सैनिकों को दे दें, आप वापस भारत में ले जाएं, और ये सैनिक वापस अंग्रेजों के दबाव में आके हमसे बार बार लड़ते चले, तो ये तो हो गया गोल गोल चक्री, उधर से वो भेजेगा, हम पकड़ेंगे, आपको देंगे, आप भारत में ले जाएंगे। कहा कि महाराज ऐसा कभी नहीं हो सकता है, चलिए हम आपको विश्वास दिलाते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने गए और पूरी जबरदस्त भाषण दिया उन्होंने वहां पर, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष बाबू के बयान से वहां के सैनिक बहुत प्रभावित हुए और कहें कि सुभाष बाबू आप आगे बढ़िए, हम आजादी दिलाएंगे भारतीयों को, हम देश को आजाद कराएंगे। पूरे सैनिकों का जोश जज्बात एकदम ऊंचाइयों पे पहुंच गया। हिटलर देख के बड़ा प्रभावित हुआ, लेकिन हिटलर ने कहा कि सुभाष बाबू इन सैनिकों में एक गड़बड़ी है, इनको अच्छे हथियार नहीं दिए गए हैं, अच्छी ट्रेनिंग नहीं दी गई है, सैनिकों में तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए एक हिटलर ने भी कहा था कि भारतीय सैनिक, गोरखा तो भारत में भी रहते हैं, तो अगर मुझे भारतीय सैनिक अर्थात गोरखा जवान जो थे अगर मिल जाए तो पूरी दुनिया पे मैं राज कर सकता हूं। तो ये उन्होंने, उनका वक्तव्य था। भारतीय सैनिक बहुत बहादुरी से लड़े थे। तो हिटलर ने क्या किया, भारतीय सैनिकों को कहा ठीक है सुभाष बाबू, ये ब्रिटेनवा जो है ना एकरा हमहू मारेंगे, आई आप पे भी कब्जा किया है ना, आप यहाँ जाके पूछिए। एक काम करिए सुभाष बाबू, ये है जर्मनी, हम आपको क्या करते हैं, इन सैनिकों को हम भेज देते हैं भारत में, ये सैनिक धीरे धीरे पहुंचेगा भारत में, जब तक आप चले जाइए जापान, आप चले जाइए जापान में। तो सुभाष चंद्र बोस ने, हिटलर ने सैनिकों को कहां भेज दिया, जापान। जापान से मिला हथियार, जापान से मिली ट्रेनिंग, और इन सैनिकों को लाया गया कहां पर, बर्मा में। कहां लाया गया, बर्मा में, म्यांमार में। कहां लाया गया, म्यांमार में। कहां लाया गया, म्यांमार में। कहां लाया गया, म्यांमार में। और म्यांमार में सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि यहां से अब रुकना नहीं है जब तक आजादी ना मिले। हर सैनिक एक सांस में बोले दिल्ली चलो। सारे सैनिकों ने बोला कि भाड़ में जाए ससुरा म्यांमार, हम लोग को यहां रुकना नहीं है। मणिपुर राज्य में दस्तक देकर
सुभाष चंद्र बोस तनिषा बोलते तो सैनिक कोकरों से आगे निकल जाता था सब। समझ में आ गया कि नहीं? सुभाष चंद्र बोस मणिपुर में दस्तक देकर कहा था भारतीय सैनिकों ने कि हमारी कदम भारत मां की दहलीज पर पड़ गई है। मणिपुर के इस राज्य से हम यह घोषणा करते हैं कि जब तक हमारा कारवां चलता रहेगा, दिल्ली जब तक ना पहुंच जाए, हमारा कारवां नहीं रुकेगा। दिल्ली चलो। सुभाष चंद्र बोस ने क्या नारा दिया था? दिल्ली चलो। और उन्होंने ही कहा था कि भाई मुझे पूरे देश का साथ चाहिए, इसके लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से सहयोग की उम्मीद है। सोचिए, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने, समझ में आ गया कि नहीं? सुभाष बाबू ने ऐसे कहा था। ठीक है, भारतीय सैनिक का एकदम जोश जज्बा उफान पर आ गया। तो सुभाष बाबू का योगदान तो समझ में आ गया आप लोग को। अब हम लोग को समझना है आजाद हिंद फौज क्या था। आजाद हिंद फौज, लक्ष्मी ब्रिगेड क्या था, सहगल ब्रिगेड क्या था, गांधी ब्रिगेड क्या था, नेहरू ब्रिगेड, ये सब चीजों के बारे में हम चर्चा अब नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। सुभाष बाबू का तो हम अपने आपको योगदान बता दिए। अब सुभाष बाबू के आगे कैप्टन मोहन सिंह कौन थे, रास बिहारी कौन थे, लक्ष्मी सहगल कौन थी, और आजाद हिंद सरकार कहाँ बनी थी, सिंगापुर का क्या योगदान था, अंडमान निकोबार कैसे था, क्यों कैसे कैसे फिर दोबारा सुभाष चंद्र बोस की कैसे विमान दुर्घटना हो गई, ये सब के बारे में हम आपको कल के क्लास में समझा देंगे। आई होप आप इसे समझे होंगे और आज़ादी की लड़ाई को लड़ तो नहीं सके, लेकिन जीवंत होकर अपनी आंखें, अपनी बंद आंखों से उस समय को कल्पना कर सकते थे कि क्या जीवन रहा होगा उन स्वतंत्रता सेनानियों का, और आज के नेताओं के जीवन में, उनके जीवन में देखिएगा तो जमीन आसमान का अंतर पाइएगा। वो सौभाग्यशाली थे जो लड़के चले गए, वरना यदि उन्हें पुनर्जन्म दिया जाए या उन्हें दिखाया जाए कि देखिए आज आपके देश में कैसे लूट मची हुई है धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, वो शर्मिंदा हो जाएंगे कि कम से कम इस दिन को देखने के लिए हमने आज़ादी की लड़ाई में अपनी जान नहीं दी थी। लेकिन आप आगे बढ़ेंगे, देश का भविष्य आप हैं। देश का भविष्य हमेशा याद रखिएगा विद्यालय के आखिरी बेंच पर भी निर्भर करता है कि विद्यालय में बैठने वाला पहले से लेकर आखिरी बेंच के लड़के के ऊपर कंधे पे जिम्मेदारियां होती हैं। हम या जो भी लोग हैं, हम लोग अपने जीवन में जो करना था कर चुके लोग, अब बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप लोग अनंत हैं। आप लोग, आप में से कोई आगे बढ़ेगा, क्या पता आप लोग में से कोई ऐसा क्रांतिकारी आए जिसको फिर 1857 की क्रांति दोहरा दे, हो सकता है आप लोग में से। समझ में आ गया? और हम खुद को सौभाग्यशाली समझेंगे कि हमारे बैच से निकला यहाँ पर, और पक्का निकलने ही वाला है यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए अब आगे का क्लास को कल समझेंगे, ठीक है।